जी नमस्कार, मैं राजेश भारत, आईडीपी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन को आज 1 महीना होने जा रहा है और इस स्थिति में वक्त का तकाजा ये है कि आज विश्लेषण किया जाए कि इस लॉकडाउन का, इस बीमारी से उपजे संकट का हमारे दैनिक जीवन में, देश के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये विश्लेषण करके हम किसी नतीजों पर नहीं पहुंच पाए तो भविष्य के फैसले ठीक नहीं होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आईडीपी की नेशनल कमेटी ने विचार किया और फिजिकल रूप से मिल पाना संभव न होने के बावजूद भी सभी साथी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिले, एजेंडा बनाया और बहुत गंभीरता से 6 चरणों में विचार विमर्श किया, 6 कड़ियों में विचार हुआ। ये जो साथी जुटे थे, इन साथियों ने देश के में लॉकडाउन हुआ, उसकी तैयारी कैसी थी, तैयारी थी कि नहीं थी, हमने क्या पाया उस तैयारी से, एफडीआई की समस्या, लोगों के सामने आई भुखमरी की समस्या, इस संकट के वक्त राज्य और केंद्र के संबंध, संघीयता की भावना, संवैधानिक संघ की भावना का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और मॉब लिंचिंग जो हाल ही में महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हुई थी, मौत भीड़ द्वारा की गई थी, उसके साथ साथ अनेक तरह के सांगठनिक और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया और एक नतीजे पर पहुँचे। आईडीपी की नेशनल कमेटी की यह बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नैल सिंह जखेपल की अध्यक्षता में हुई, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर से आईडी खजूरिया, एडवोकेट जमील अख्तर काज़मी, एडवोकेट सुभाष सिंह सांब्याल, कुलभूषण सिंह, श्रीमती संतोष खजूरिया, और पंजाब से कर्नैल सिंह जखेपल, हमीर सिंह, गुरमीत सिंह थूही, दर्शन सिंह धनेठा, हरजिंदर कौर, नवदीप कौर, और राजस्थान से आत्मा सिंह के साथ साथ मैं यानी राजेश भारत शामिल हुए। और हम लोगों ने इस बैठक में ये पाया था कि जब भारत में कोरोना की खबर आने लगी थी, दुनिया में कोरोना बीमारी प्रकट होने लगी थी और उसके समाचार ओपन होने लगे थे, ये जनवरी के अंतिम सप्ताह के आसपास की बात है, 24, 25, 26 जनवरी के करीब। उस वक्त जो समाचार आए तब हमारी सरकार बेखबर सी थी। ये संकेत आ गए थे कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा और हमारे यहाँ विपक्ष के नेता सरकार को ऐसी चेतावनियाँ भी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही थी, बल्कि आरोप लगा रही थी कि विपक्ष के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमारे सरकार के मुखिया जो हैं, वो सारे के सारे उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत आ रहे थे, उनके स्वागत में अनाप शनाप पैसा, जो भारत की जनता की मेहनत का पैसा था, बर्बाद करने में लगे थे। तथ्यों को छुपाने के लिए बहुत लंबी दीवारें अहमदाबाद में बनाने में लगे थे। इसी के साथ साथ वो लोग मध्य प्रदेश में भी जो तख्ता पलट हुआ, एक चुनी हुई सरकार का, विधायकों को खरीद के ऐसा एक कलंक लोकतंत्र के माथे पर रोकने में लगे थे। इन सारी स्थितियों में सरकार की ओर से जो कार्रवाई त्वरित रूप से और सचेतन रूप से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। उस वक्त होना ये चाहिए था कि हवाई अड्डे और बंदरगाहों पर यातायात को रोक दिया जाना चाहिए था, या फिर वहाँ जो यात्री आ रहे थे उनका तुरंत क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था। अगर ऐसा किया होता तो कुछ ही लोग आज अंदर होते, क्वारंटाइन में होते, सारा देश लॉकडाउन का सामना नहीं करता, दैनिक जनजीवन इसी तरह से चलता। लेकिन जैसा भी हुआ सबके सामने। और
उन स्थितियों पे चिंतन मनन के बिना तैयारी के लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन चूँकि कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ये कोरोना का इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक वक्त देता आपको कि आप तैयारी कर सकें, और उस तैयारी में सरकार कितनी सजग रही, ये चीज़ें आज किसी से छुपी हुई नहीं हैं। भले ही सरकार ये दावा करे कि हम बहुत बेहतरी से ये चीज़ें अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तैयारी की पोल तो इसी बात से खुल रही है कि हमारे डॉक्टरों के पास आज पीपी तक नहीं है, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण तक नहीं हैं, उनके लिए रैपिड टेस्ट किट्स नहीं है। ये चीज़ें जिस देश के डॉक्टरों के पास नहीं हो, और हम दावा करें कि हम बहुत अच्छा मुकाबला कोरोना का कर रहे हैं, ये सारी बातें तो सिर्फ प्रकृति के भरोसे ही चल रही हैं। इस बात की पोल तो अभी जो होवर्स पत्रिका ने भी जारी की है कि दुनिया में जिन देशों ने अच्छी तरह से मुकाबला किया है कोरोना का, ऐसे 40 देशों की एक लिस्ट जारी की है, और उन 40 देशों में भारत का नाम कहीं भी नहीं है। हमसे गरीब, हमसे छोटे देश निश्चित ही काफ़ी आगे हैं, उस लिस्ट में स्थान पाए हुए हैं, लेकिन भारत नहीं। और भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये दावा है कि हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। नज़र तो यह भी नहीं आ रहा है कि हम डॉक्टरों के लिए क्या संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। नज़र तो ये भी नहीं आ रहा है कि हम मेडिकल रिसर्च पे कितना फंड उपलब्ध करवा रहे हैं। उस लिस्ट की जो बात चल रही थी, उसके अंदर हम ये भी पा रहे हैं कि चीन, जहाँ पे सबसे पहले कोरोना का संकट पैदा हुआ और पूरे देश की व्यवस्था को जिसने हिला के रख दिया था, वह भी उस सूची में 5वें स्थान पर है। तो 5वें स्थान पर रहकर वो बहुत अच्छा रिजल्ट पैदा कर रहा है, जबकि भारत उस लिस्ट में कहीं नहीं होना हम सब के लिए चिंतित है, पूरी दुनिया के लिए चिंतित होने की बात है। इन चीज़ों को दोस्तों अगर हम बारीकी से विचार नहीं करेंगे तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। और आईडीपी की राष्ट्रीय समिति ने इन सारे तथ्यों को बहुत बारीकी से लिया, विचार किया, और उसमें ये पाया कि सरकार की लापरवाहियाँ आज भारत के मानवीय समाज के लिए आत्मघाती साबित हो रही हैं। कोरोना से लोग मरें या ना मरें, लेकिन भूखमरी से लोग मरने के कगार पे पहुंच गए हैं। आईडीपी के इस अनुमान की पुष्टि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट भी करती है कि कोरोना अगर अपने बदतर स्थिति में पहुंचा तो भारत में करीब 10 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी की रेखा में और शामिल हो जाएंगे। जिस देश में 81 करोड़ 20 लाख लोग पहले से ही गरीबी रेखा में जी रहे हों, वहाँ पर 10 करोड़ 40 लाख लोगों का और शामिल होने का अनुमान सुन के ही रूह कांप जाती है कि 135 करोड़ का देश और इतनी बड़ी संख्या, 91 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे, किस तरह से ज़िंदगी चलेगी। गरिमा युक्त जीवन के दावे, जीने के बुनियादी अधिकार के दावे सिर्फ कागज़ों में रह जाएंगे, प्रैक्टिकली ठीक उस तरह से लागू नहीं हो पाएंगे जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि लोग भूख से मरने लगे हैं। लोगों के पास भोजन पदार्थ खरीदने का पैसा नहीं है, वो भोज्य पदार्थ खरीदने में अक्षम हो गए हैं। भोज्य पदार्थ खरीदने में अक्षम होने पर उनका जो फंडामेंटल राइट पैदा होता है स्टेट से राशन प्राप्त करने का, जीवन की बुनियादी चीज़ें प्राप्त करने का, वो उस कसौटी पे हमारा राष्ट्र राज्य, हमारी राज्य मशीनरी खरी नहीं उतर रही है। कितने सारे फ़ोन हम आईडीपी के साथियों के पास आते हैं कि भोजन के लिए पैसा नहीं है, और सिर्फ वो लोग समाज में चलने वाले लंगर या खैरातों के भरोसे बैठे हैं, उनका इंतज़ार करते हैं कि कोई आए लंगर का या खैरात का
वो भोजन दी जाए और वो खा लें। ये गरिमाहीन स्थिति और असुरक्षा से भरी जिंदगी आज भारत के एक बड़े तबके के सामने आ गई है। आईडीपी की नेशनल कमेटी विश्लेषण करते हुए इस नतीजे पे पहुंचती है कि भारत में आज की तारीख में 60 मिलियन टन अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरी तरफ लोग भूखे मरते जा रहे हैं। इस अनाज को आज इन भूख से पीड़ित लोगों में बांटने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दावे बहुत हो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। और अगर ये नहीं हुआ तो ये मानवता के लिए बहुत शर्मसार बात होगी। ज़िंदगियां बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लॉकडाउन हटने के बाद स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए सरकारों के पास अब भी सचेत होने का वक्त है कि चूँकि अब फसलें मार्केट में आ चुकी है, नई फसलें कट के नए गेहूँ मार्केट में आ चुका है, लेकिन इनके खरीदने की बेहतर प्लानिंग के साथ साथ पड़ा हुआ अनाज का गोदाम का अनाज लोगों तक पहुँचे, इस बात की परवाह और योजना बनाने की बजाय सरकार का अभी 2 दिन पहले का कल या परसों का ये फैसला और ज़्यादा चिंतित कर देता है कि इस अनाज को लोगों में बांटने की बजाय सरकार ने अतिरिक्त धान चावल से सैनिटाइज़र बनाने का, केमिकल बनाने का फैसला लिया है। सैनिटाइज़र का विकल्प तो साबुन हमारे पास पहले से मौजूद थी, कोई और विकल्प भी तलाशे जा सकते थे। ये चावल बेझिझक उन भूखों के पेट तक पहुंचने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये चीज़ें देखकर हम चिंतित हैं और शायद दुनिया की लीडरशिप भी हमारी लीडरशिप पर हंस रही हो। इन परिस्थितियों में आईडीपी की राष्ट्रीय समिति ये मांग करती है कि अनाजों में पड़ा हुआ भंडारों में पड़ा हुआ वो सारा अनाज इस वक्त भूख से पीड़ित लोगों तक पहुंचाया जाए। बेल आउट पैकेज बड़े पैमाने पर जारी किए जाएं, जिससे लोगों की भोजन के अलावा अन्य बुनियादी ज़रूरतें जो ज़िंदगी गरिमामय बनाने के लिए ज़रूरत हो, ज़िंदगी चलाने के लिए ज़रूरी हो, उसको पूरा किया जा सके। चिकित्सकों को उनके व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, मेडिकल रिसर्च में पैसा बढ़ाया जाए, रैपिड टेस्ट किट बनाने के लिए कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाए कि वो हर सूरत में लोगों को इलाज दे। वो सिर्फ लूट खाने के लिए नहीं, बल्कि आज सेवा का उनका जो करैक्टर है वो आगे आए, इसलिए उनको पाबंद किए जाने की मांग आज आईडीपी इस सरकारी सिस्टम से, स्टेट से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से करती है। दूसरे एजेंडे के रूप में एफडीआई का मामला विचार में लिया गया। बहुत पहले से ही सरकार ने देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की इजाज़त दी थी और उससे हमारी हालात पतली हुई थी। खुदरा व्यापार में भी जब इसका की छूट दी गई, रक्षा उद्योग में भी जब इसकी छूट दी गई, तब हमारे यहाँ के स्थानीय खुदरा व्यापारियों की हालात खस्ता हुई और उस खस्ता हालात ने पूरी आर्थिकता को बिगाड़ा। और अब स्थिति यहाँ तक आ गई कि सरकारी उद्यमों में इस मंदी के दौर में, ये जो मंदी का दौर आर्थिक तौर पे घोषित किया जा रहा है कोरोना महामारी के संकट में, उससे जो जिस तरह की स्थिति उपजी और उसके अंदर सरकारी उद्यमों में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एंटर करना शुरू किया, उसने राष्ट्रवादियों को भी चिंतित करके छोड़ दिया है। वो राष्ट्रवादी जो सरकार के पक्ष में खड़े होते थे, आज वो भी चिंतित नज़र आते हैं। अभी बीते दिनों हमने ये देखा कि
भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक HDFC, इसमें चाइना के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी। और ये 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदने से जब सरकार को संचालित कराने वाले समूह में चिंता पैदा हुई, एक प्रेशर क्रिएट हुआ सरकार पर, तो सरकार ने हालांकि ये फैसला किया कि पड़ोसी देश भारत में जब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करेंगे, विशेषकर सरकारी उद्यमों में, तो उसके लिए सरकारी मंजूरी की ज़रूरत होगी, स्वीकृति की ज़रूरत होगी। लेकिन ये एक छोटी सी बात है जो लॉ का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला भी ये समझ जाएगा कि ये WTO के खिलाफ है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के खिलाफ है। जब WTO के प्रस्ताव पर आपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, उस विधि को आपने मान लिया है, तो उस विधि के खिलाफ कैसे जा पाएंगे। चाइना ने ये विरोध दर्ज कराया है कि ये WTO की विधि के विरुद्ध है। ये G20 देशों की बीच पनपी सहमति की भावना के भी खिलाफ है। चाइना समेत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये विरोध दर्ज होना शुरू हुआ है। और अगर ये बातें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गई तो भारत सरकार का ये फैसला टिकेगा नहीं, क्योंकि ये गैरकानूनी फैसला है। हालांकि समस्या जटिल है। IDP FDI की पक्षधर भारत में इस वक्त नहीं थी, लेकिन ये जो FD जिस रूप में आया उसका विकल्प तलाशने की ज़रूरत थी। उसको इस समस्या का सटीक उत्तर देने की ज़रूरत थी, जो भारत सरकार नहीं दे पाई। इसके लिए आवश्यक ये था कि इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखती, वहाँ से कोई विकल्प निकाल के लाती, तब वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकलता, एक टिकाऊ हल निकलता। आज सिर्फ ये बातें हैं, बातों का क्या। तो IDP की नेशनल कमेटी ने विचार के बाद ये तय किया कि सरकार को इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखना चाहिए और FDI का विकल्प तलाशना चाहिए। इसके बाद में केंद्र सरकार का राज्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार रहा, और उस व्यवहार से इसी संकट के दौरान, और उससे केरल का, बंगाल का, राजस्थान की प्रतिक्रियाएं और प्रतिरोध जिस तरह से निकल के आए, उससे जाहिर हुआ कि केंद्र कहीं न कहीं संवैधानिक संघीय भावना के हनन पे तुला हुआ है। केरल के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमें अपने राज्यों की परिस्थितियों और संसाधनों के मुताबिक फैसले लेने दिए जाएं, एक्शन करने दिया जाए। बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि हमसे ज़्यादा जहाँ संकट है कोरोना का, केंद्रीय दलों को वहाँ भेजा जाए। केंद्रीय दलों को बंगाल में भेजने का उन्होंने विरोध भी दर्ज करवाया। तो यहाँ पर इस वक्त इस संकट की घड़ी में संविधान के उन नुक्तों की भी परीक्षा है कि क्या हम संघीय भावना से इस सिस्टम को, केंद्र और राज्य संबंधों को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। उस परीक्षा में आज हम राष्ट्र के तौर पे असफल साबित हो रहे हैं। इसलिए IDP राष्ट्रीय समिति अपने विश्लेषण के बाद ये मांग प्रस्तुत करती है और केंद्र की हरकत की निंदा करती है। पैदा हुई हालात पर चिंता व्यक्त करती है और मांग करती है कि केंद्र अपना व्यवहार सुधारे और संघीय भावना के विकास करने की दिशा में उस भावना के मुताबिक, संवैधानिक भावना के मुताबिक कदम उठाया जाए। MSP के मसले पर चर्चा करते हुए IDP की राष्ट्रीय समिति ने ये पाया कि आज जहाँ फसलें बिकने के लिए बाज़ार में आने को तैयार हैं और बहुत सारी जगह आ भी चुकी हैं, इन सारी स्थितियों में हालांकि सरकारें
एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित तो कर देती हैं, लेकिन पंजाब के अलावा दूसरी जगह इस मूल्य पर या इस मूल्य से अधिक फसलें बिकने की गारंटी कहीं भी नहीं निकल पाती हैं। इसी स्थिति में कालाबाजारियों का, जिन्स माफिया समांतर रूप से एक्टिव हो जाता है और गांवों में ही किसान के घर ही पहुंचकर समर्थन मूल्य से बहुत नीचे फसलों की खरीद शुरू कर देता है, उत्पादन की खरीद शुरू कर देता है। सरकारें तो इस बात में भी नाकाम रही हैं कि ऐसा कोई सिस्टम भी डेवलप कर दिया जाए कि समर्थन मूल्य से नीचे जिनसे बिक ना पाए और कोई खरीद ना पाए, खरीदना आपराधिक कृत्य घोषित किया जाए। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यापारी का, किसी भी संस्था का समर्थन मूल्य से कम पर फसलें खरीदना जब तक आपराधिक घोषित नहीं होगा तब तक ये कुक्रम इसी तरह से चलते रहेंगे, ये कालाबाजारियाँ इसी तरह से चलती रहेंगी। इससे एक तरफ तो किसान का शोषण होगा, किसान की लूट होगी, उसकी मेहनत की लूट होगी, दूसरी तरफ मंडी टैक्स की भी चोरी होगी। चोरी बहुत छोटा शब्द है, ये लूट कही जा सकती है जो सरेआम चलती है। और इस परिप्रेक्ष्य में आईडीपी ये मांग करती है कि सरकारी तंत्र इस तरह के सारे कालाबाजारियों की नकेल कसे और मांग ये भी बुलंद करती है कि हर राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से फसल खरीदने की गारंटी पैदा करे और उसके नज़दीकी इलाकों में छोटे छोटे खरीद केंद्र विकसित किए जाएं। आईडीपी के साथ ही अपने अपने इलाकों में मंडी सचिवों के सामने, प्रशासन के सामने ये बातें बुलंद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आईडीपी की नेशनल कमेटी में जुटे इन साथियों ने मॉब लिंचिंग पे भी चर्चा की। एक एजेंडा ये भी था कि अभी महाराष्ट्र में 2 साधुओं की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, और उस संदर्भ को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ये पाया कि ये मॉब लिंचिंग की घटनाक्रम बीते हुए 4-5 सालों का भारतीय राष्ट्र में एक नए तरह का घटनाक्रम है, जहां राष्ट्र में पैदा हो रही समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए एक पूरा गिरोह इस तरह से मॉब लिंचिंग करता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे। धर्म कहना ठीक नहीं, शायद सांप्रदायिकता के नाम पे यूँ कहें। और ये चीज़ें हमने देखी थी कि गौरी लंकेश के वक्त, कलबुर्गी के वक्त, अखलाक के वक्त, पहलू खान के वक्त, इंस्पेक्टर सुवेद सिंह के वक्त जब ये मॉब लिंचिंग हुई तब एक बहुत बड़े तबके ने इसको सराहा था सांप्रदायिकता की आड़। और तब सरकारी सिस्टम के मंत्रियों ने उनकी पीठ पर हाथ रखा था, इन कातिलों के, इन अपराधियों को सम्मान किया था, प्रोत्साहित किया था। तो राज्य द्वारा इसको प्रोटेक्ट करना और इस तरह की स्थिति पनपना कि जहां भूखमरी से, गरीबी से, खेती की बदहाली से लोगों का ध्यान हटाया जा सके, अशिक्षा से, मेडिकल सुविधाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों पे से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का एक ये उपकरण जो विकसित किया गया वो आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि वो किसी को भी मार सकता है। उसके अंदर कानून और कानूनी एजेंसियों का भय खत्म हो गया उन अपराधियों में, और निरंकुश रूप से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये चीज़ें हमने स्वामी अग्निवेश पर हमले के दौरान भी देखी थी, वे बाल बाल बच गए थे। तो ये सारी स्थितियों के मद्देनज़र आईडीपी उन दोनों साधुओं की हत्या पर शोक प्रकट करती है, इस घटनाक्रम की निंदा करती है और इन तमाम मॉब लिंचिंग की ऊपर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग करती है कि वो
मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं के खिलाफ जिस भी स्तर पे जो भी कार्रवाई कानूनी रूप से की जा सके सख्त से सख्त करनी चाहिए और अपराधियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो इस तरह की ये सारी की सारी बातें आईडीपी के साथियों ने आज तक जो 6 कड़ियों में चर्चा की थी, विमर्श किया था, उसके नतीजे के रूप में सामने आई। ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईडीपी के सारे साथी अपनी अपनी पहलकदमियों को अंजाम देंगे। और दोस्तों, इस रिपोर्ट की समाप्ति के वक्त हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आईडीपी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसा अगर करेंगे तो इस मूवमेंट में ये आपका योगदान होगा। हम आपसे ऐसे ही अपेक्षा करते हैं और एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि आप आईडीपी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय जनता, धन्यवाद।